नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा विशेष। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 25 मार्च को सोनीपत में पर्दाफाश रैली की होगी, जिसमें कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक कांग्रेस मार्च करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में बातचीत से समाधान निकल जाता है, इलेक्टेड पंचायत को उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी कानूनी तौर पर ठीक नहीं। और वहीं उन्होंने गन्ने की पेमेंट और सरसों की खरीद को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। आपको पता, विपक्ष आपके समक्ष यमुनानगर का पोस्टपोन हो गया था क्योंकि दिल्ली में रैली आ गई थी, उसके कारण। तो सभी साथियों की सलाह से कि 2 अप्रैल को फिर से हम वो कार्यक्रम शुरू करेंगे और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को यमुनानगर में करेंगे। बड़े जोर शोर से साथियों, बड़ा जोश है। एक अद्भुत वहाँ कार्यक्रम होगा 2 अप्रैल को, विपक्ष आपके समक्ष हम शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे जिले में हम बताएंगे वहाँ पर यमुनानगर में, इसके बाद कहाँ करेंगे। और जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, हाथ से हाथ जोड़ो, और जो तारीख को भी कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो, बहुत जो है कामयाब प्रोग्राम चल रहे हैं। और मैं भी 10 और 11 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15-20 गांव के दौरे रखे मैंने। ये हमारा फर्ज है, जो इलेक्टेड पंचायत हैं उनको उनका अधिकार मिले। और ये जो जिस प्रकार से ये रूल में अमेंड कर रहे हैं कि भाई 1 हफ्ते के बाद जो ऑटोमेटिकली जो है, नहीं तो जिला परिषद का चेयरमैन पेमेंट कर देगा, वो कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। पंचायत का पैसा खर्च कैसे किया जाएगा, ये अधिकार पंचायत को ही है, इलेक्टेड बॉडी। तो उस पर विश्वास करना चाहिए। 2 साल तक तो चुनाव नहीं कराए और 2 साल के बाद अब फिर पंगु बना जैसे कुछ कंट्रोल पास रखना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। जो सरपंच और पंचों पर मुकदमे बनाए हैं वो तुरंत सरकार को वापस लेने चाहिए और उनसे बैठकर बातचीत के द्वारा समाधान निकालना चाहिए। अब देखिए ना, इस सरकार का, हमारे सरकार समय में नारायणगढ़ की भी गन्ने की पेमेंट बाकी नहीं थी। ये तो अब तक वहाँ के गन्ने के किसान बैठे हैं और किसी भी शुगर मिल में पूरी गन्ने की पेमेंट नहीं गई है अब तक। और इसी प्रकार से जो एमएसपी की बात है, 52 कहते हैं, ये एक कभी नहीं। आज सरसों जो है उसका मतलब खरीद अब बाद में करें, मंडी में आ लिया, कितने दिन हो गए, किसान लुट रहा है। कम से कम 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल वो सस्ती बेच के जा रहा है ताकि बिचौलियों को आगे फायदा हो। तो ना उसका 52, जो खराब हुई फसल उसका कोई मुआवजा नहीं। तो इस प्रकार से कहीं भी तो ये नहीं है कि नजर नहीं आता हमारे को। और बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है आपके सामने। सरपंचों के मामले पर मंत्री कमलेश ढाना ने कहा कि मुख्यमंत्री और सरपंचों में 9 मार्च को बातचीत होगी, जिसमें समाधान की उम्मीद है। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने सरपंचों को नसीहत देते हुए कहा है कि सरपंच एसोसिएशन भी सकारात्मक सोच के साथ सीएम से मुलाकात करे, सरपंच सरकार के साथ मतभेद खत्म कर गांव का विकास जल्द से जल्द करवाए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख रखी है सरपंचों के साथ बात करने की, और 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सरपंचों के साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे, उसमें समाधान मिलेगा। चलो, वो विपक्ष है अपना काम कर रहा है, जो आप कर रहे हैं। हम तो जब 9 तारीख दे दी है मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें समाधान निकलेगा। चलिए, देखिए, ऐसा कि मुझे जैसा कि पता लगा है आप लोगों के माध्यम से कि 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी एक कमेटी है उसको बुलाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर एमिकेबली जो है वो दोनों पक्ष बैठकर और किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। कि देखिए, कितने दिनों के बाद तो हमारे जो है वो सरपंच साहिबान जो है वो बने हैं और एक सरकार, छोटी सरकार जो है नीचे बनी है। और अगर हमारा ये समय भी जो है वो आपस में इस तरह से जो है मतभेद से निकल जाएगा तो हमारा विकास कब होगा। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से गुजारिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो कमेटी जाएगी वो कुछ ना किसी एक सॉल्यूशन पर, किसी ना किसी एक बात पर वो पहुंचे, ताकि ये जो बीच में जो ये जो मतभेद हैं ये सब खत्म हो और उसके बाद हमारा इलाका जो है वो तेज गति से। यमुनानगर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढाना ने की है।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जिला कष्ट निवारण समिति में इस वक्त 14 मामले आए थे, जिनमें से 9 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 मामले लंबित हैं, जिन्हें अगली बैठक में हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में इस तरह के मामले आते हैं जिनकी जल्द सुनवाई भी हो जाती है। देखिए, आज जिला यमुनानगर की कष्ट निवारण समिति की बैठक थी और उसमें 14 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 9 का निवारण हो गया और 4 पेंडिंग रखी गई है। तो इसमें कुछ नगर निगम की शिकायतें थी, कुछ बिजली विभाग की शिकायतें थी, कुछ से संबंधित थी, कुछ ये अपना पब्लिक हेल्थ की थी। तो कई तरह की इसमें शिकायतें थी। तो उनके मौके पे ही 9 का निवारण से 4-5 अगली मीटिंग के लिए रखी गई है। बिल्कुल संतुष्ट होकर जाते हैं तो आपके सामने ही जिनकी फाइल हुई है और जो संतुष्ट होते भी हमारा इसका समाधान हो चुका है। अगर इसी कोई बात है कोई तो हम अगली मीटिंग के लिए रखते हैं उसको, अगली मीटिंग में उससे अगले जब ये तो उसका संतुष्टि कराते हैं शिकायत करते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राहुल गांधी नेगेटिव एनर्जी से सराबोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल देश में तो ऐसी बातें करते ही हैं, अब विदेश में जाकर भी देश के बारे में नेगेटिव बातें करने लगे हैं। देखिए, ऐसा होता है, 2 तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। राहुल गांधी नेगेटिव एनर्जी से सराबोर हो गए हैं, इसलिए जब मुंह खोलते हैं मुंह से नेगेटिव बातें निकलती हैं, चाहे वो फिर देश के लिए हों, चाहे देश की पार्टियों के लिए हों, चाहे सीमाओं पर खड़ी फौजों के लिए हों। वो नेगेटिविटी होगी बहुत ज़्यादा। ये यहाँ तो ऐसी बातें करते करते हैं, परंतु विदेश में जाके जहाँ पर लोग अपने देश की बढ़ाई करते हैं, ये वहाँ पर जाकर देश के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, अच्छी बात नहीं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने राहुल गांधी के पिछले दिनों देश और देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमर्यादा भाषा का प्रयोग किया है। विदेश जाकर हम सब भारतीयों को देश की एकता और अखंडता के लिए बातें करनी चाहिए। राहुल गांधी इतने अनुभवी होकर भी अशोभनीय बातें कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी अपने देश में रहकर एक दूसरे से 100 मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस किसी और पार्टी के आप जो है नेता हैं, एक दूसरी पार्टी है, आपके 100 तरह के जो है विचारों में जो है वो भिन्नता हो सकती है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर हम सब भारतीय हैं, हम सबको भारत की एकता के लिए और अखंडता के लिए बात करनी चाहिए। ऐसे उसमें इतने जो है वो मुझे लगता है कि इतने उम्रदराज नेता होकर और इतने पुराने अनुभवी नेता होकर बाहर की धरती पर जाकर भारत के बारे में इस तरह के शब्द बोलना और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्द बोलना, ये बहुत ही अशोभनीय है और मुझे लगता है कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए। पानीपत शहर में रोहतक जयपुर हाईवे पर सिवाह के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज पर किनारे लगी ग्रिल के साथ एक सूटकेस पड़ा मिला। राहगीरों ने उसे खोलकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। सूटकेस में सामान नहीं बल्कि एक महिला की डेड बॉडी थी। महिला के दोनों हाथ और पैर हरी रस्सी से बांधे गए थे। महिला की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही। वहीं खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय गांव के लोग पहुंचने लगे। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला की पहचान करवाने के लिए उसके मुंह पर लगी टेप को उतारा गया। करीब 50 से ज्यादा लोगों को इसकी पहचान करवाई गई, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वो करीबन 45 साल की एज की लग रही हैं अभी के हिसाब से, और उसके भूरे रंग के बाल हैं, गोल्डन और ब्राउन कलर के बाल हैं, जिसके कारण हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अगर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुआ हो या कोई भी व्यक्ति जिसके आज या कल में या 2 दिन पहले से भी कोई मिसिंग रिपोर्ट वगैरह होगी, जो लाश है वो फ्रेश लग रही है। करीबन अभी तो ये मेडिकल ओपिनियन के बाद बताया जा सकता है, पर एक प्रारंभिक अनुमान के हिसाब से जो डेड बॉडी है, टाइम ऑफ डेथ है, वो विद इन 8 to 10 आवर्स एस्टिमेट हो पा रहा है। और इसके लिए हम सीन ऑफ क्राइम टीम भी आई है, FSL टीम भी आई हुई है यहाँ पे, और हम SHO और मैं भी मौके पे मौजूद हैं।
अभी बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल, और विक्टिम आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम करने का पहले प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से मर्डर हुआ है, जिस तरह से ये डेड बॉडी मिली है, ये एक मर्डर प्रतीत होता है, और ये मर्डर को हम ट्रेस आउट करेंगे जल्दी ही आइडेंटिफिकेशन होने के बाद। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे रस्सी के साथ, और मुंह पे टेप लगा। झज्जर गुरुग्राम मार्ग पर याकूबपुर और फारूक नगर के बीच एक गलत दिशा से आ रही वाले ने 2 कारों और एक बस को टक्कर मार दी, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल याकूबपुर और फारूक नगर के बीच एक कार डायवर्जन से टकरा गई, जिसकी मदद के लिए गुरुग्राम से मारुति कंपनी में झज्जर की तरफ से आ रहे कर्मचारियों ने अपनी कार रोकी और क्षतिग्रस्त कार में घायल हुए युवकों को निकालने लगे। वहीं उनके पीछे आ रही बस के कर्मचारियों भी गाड़ी को देखकर रुके और उनकी मदद करने लगे। मौके पर अन्य लोग भी मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद गलत दिशा से आ रही ट्रॉली ने वहां खड़े 2 कार और बस में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल भी हुए हैं। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में 3री मंजिल से गिरकर हुई मरीज के मौत के मामले में जांच कमेटी का गठन हो गया है, जो कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि इलाज करने आए मरीज 3री मंजिल से गिरकर जिसमें उसकी मौत हो गई थी। खिड़की में शीशा न होने के कारण यह हादसा हुआ था। वहीं इस मामले पर पीएमओ डॉक्टर अनुपा सिंह ने बताया है कि बड़ी दुखद घटना है कि शीशा टूटा हुआ था और हादसा हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि तुरंत शीशा लगा दिया गया है और एक जांच कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी कि किसकी लापरवाही थी। अपडेट तो ये है, वो तो दुखद घटना थी ही ऐसे। उसके बाद वो शीशा तो तुरंत लग गया था, पर वो कब से टूटा था इसके लिए जांच की कमेटी बनाई है। तो हम पता कर रहे हैं कि किसकी ऐसे लापरवाही से ये हुआ है ऐसे हादसा। और आगे के लिए जैसे मैंने आपको बताया वो तो ठीक कर ही दिया, और बाकी भी हमने पूरे अस्पताल में राउंड लगा के ऐसी कोई जगह और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, ऐसा नहीं है। और आगे हादसा ना हो तो ग्रिल वाला तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था वो प्रपोजल है, पर उससे पहले हम कुछ और सोच रहे हैं कि या तो इनको खिड़कियों को फिक्स ही करा दें ताकि कोई भी पेशेंट ऐसे भूल से खोले ना और तो जाली लग जाए, वो परमानेंट बंद हो जाए ताकि कोई भी, क्योंकि पेशेंट ही के अटेंडेंट ही खोलते हैं और फिर वो खुली रह जाती है। उसकी वजह से शीशा भी उसकी वजह से टूटता है, हवा की वजह से लगने से, और हादसा तो कभी ना कभी हो ही सकता है ऐसे। तो ये हमारा अभी प्रपोजल है, तो आने वाले समय में हम ये इसी पे काम करेंगे। हिसार रोडवेज बस अड्डे परिसर में साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव सरवत सिंह पुनिया ने नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सभी जिलों के रोडवेज कर्मचारी 12 मार्च को फरीदाबाद में मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और रोडवेज में नई 10,000 बसों को शामिल करने की मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि सरकार ने अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। 12 मार्च को परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार का जो निवास है फरीदाबाद में, हरियाणा रोडवेज के हजारों कर्मचारी उनके निवास का घेराव करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी में पूरे हरियाणा में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की 4 टीमें पूरा दौरा कर रही है और युद्ध स्तर पर तैयारियों का अभियान चला हुआ है। इसी कड़ी में आज हम साझा मोर्चा के नेता सिरसा में आए हैं। विशेष करके जो 12 मार्च का जो घेराव का प्रोग्राम क्यों है, उससे पहले हम तमाम डिपो पर धरना दे चुके हैं। मास डेपुटेशन एसीएस से चंडीगढ़ में मिल चुका है, परंतु रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के बारे में प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। जो हमारी आज मुख्य जो मांगे हैं उसमें अभी पिछले दिनों सरकार ने पत्र जारी करके जो रोडवेज के ड्राइवर, कंडक्टर, वर्कशॉप के कर्मचारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उनके अर्जित अवकाशों पर कटौती की है, भारी कटौती की है। अब रिटायरमेंट के मौके पर उन छुट्टियों का जो लाभ मिलता था वो लाभ नहीं मिलेगा। हमारी ये मांग है कि पहले की तरह वो छुट्टियां दी जाए।
अंबाला के वडेरी गांव में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल अस्पताल एवं ट्रस्ट और रोटरी क्लब द्वारा खोले गए सिलाई सेंटर का मेयर शक्ति रानी शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी महिलाओं से निःशुल्क ट्रेनिंग लेने पर चर्चा की है और उन्हें लगन से इस काम को सीखने के लिए कहा। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस दौरान कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके द्वारा ये सिलाई केंद्र खोले जा रहे हैं और जहां निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि ये 30वीं सिलाई सेंटर खोला गया है, आगे भी जहां जहां जरूरत होगी इस तरह के निःशुल्क सिलाई सेंटर खोले जाएंगे। इस दौरान रोटरी क्लब के सदस्य भी वहां मौजूद रहे, जिनके सहयोग से सिलाई सेंटर को चलाया जाएगा। रोटरी क्लब के सदस्यों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का सहयोग के लिए धन्यवाद किया है और बताया कि यहाँ महिलाओं को 6 महीने का कोर्स बिल्कुल निःशुल्क करवाया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है। यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे उनका ये जगह दी उन्होंने और उनकी बहू हैं ये जो सिखाएंगी, ये ट्रेन टीचर हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है सिखाने के लिए, तो मैं इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनकी भी कि जिन्होंने हमें जगह भी दी है। और रोटरी की मैं दिल से तारीफ़ करना चाहती हूँ कि मेरे हर एंडवर में मेरे सारे रोटेरियन मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन लोग 3 दिन के नोटिस के अंदर ही हमने ये सिलाई सेंटर खोला है। तो इस तरह से अगर वो हम दोनों का साथ रहेगा तो हम अपनी मुहिम में कामयाब होंगे। इससे हर किसी महिला को, हर किसी बच्ची को ज़िंदगी में एक नई उड़ान मिलेगी। वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार को और बेहतर बनाने के लिए उसे बहुत सारे मौके मिलेंगे और अपने परिवार का वो साथ दे पाएगी। ये 6 मंथ्स का एक कोर्स है जिसमें बच्चों को बेसिक सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर फर्दर भी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी इनको हेल्प प्रोवाइड करवाएं। अंबाला के वृद्धा आश्रम में मेरी उरारी लेडीज क्लब ने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर यहां शिरकत की। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बुजुर्गों के साथ फूलों की होली खेली। मेयर शक्ति रानी शर्मा इस दौरान बुजुर्गों के दुख समझकर कुछ भावुक भी दिखाई दी। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों ने गीत और चुटकुले के जरिए कार्यक्रम में समा बांधा। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा उन्होंने ऐसी होली कभी नहीं खेली, वे आत्मीयता के साथ यहाँ शामिल हुई हैं, उन्हें कार्यक्रम में शिरकत कर काफी अच्छा लगा। वहीं मेरी उरारी लेडीज क्लब ने सदस्य इस दौरान बुजुर्गों के साथ फूलों और गुलाल के साथ होली खेलते नजर आए। वे बुजुर्गों के लिए अपने अपने घर से खाना बनाकर लाए ताकि बुजुर्गों को अपनेपन का एहसास हो। लेडीज क्लब ने कहा कि वे यहाँ बुजुर्गों के बीच भविष्य में भी आते रहेंगे। खुशियाँ जो तुमने दी हैं, अरे बलम दर से रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। बहुत एंजॉय किया। मुझे लगता है ये मेरी सबसे अच्छी होली है। बहुत एंजॉय किया और बहुत खुशी मिली है और बहुत आत्मीयता मिली है, बहुत प्यार मिला है, इसलिए मेरी बेस्ट होली है टिल नाउ। देखिए इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, उनको फील करना पड़ता है, सबके अंदर इमोशंस हैं। मैं कहती हूँ इससे बढ़िया कोई बात या कोई तरीका नहीं हो सकता अपने आप को जाहिर करने का कि कितना अपनापन है इसमें कि उन्होंने एक तो ये सोच रखी कि हम इनके साथ बुजुर्गों के साथ होली मनाएं और दूसरा सब गृहिणियाँ अपने घर से खुद बना के अपने हाथों से लेके आई हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना प्यार होगा उसके अंदर। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उडारी ने लिया है और मैं इसकी बहुत सारी प्रशंसा करती हूँ। जी हाँ, मैं ऐसे रहा ही नहीं गया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने कहा आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारे वृद्धाश्रम में बहुत सी संस्थाएं, महिला संस्थाएं सभी विजिट करती रहती हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है कुछ स्पेशल बहुत ही खास लगा। विशेष करके हमारी माननीय श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के आने से तो बहुत ही उत्साह हुआ हम लोगों में। जैसे हम लोग अकेला पर रहते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी को होली की बधाई और कहा है कि होली प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, सभी को मिलजुल कर होली मनानी चाहिए ताकि अमन और शांति बनी रहे। मैं अपने शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ होली की, और मैं चाहती हूँ कि मेरा शहर अंबाला रंग बिरंगा, खूबसूरत और इसी तरह से फलता फूलता रहे।
रोहतक के उपायुक्त डॉक्टर यशपाल ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए होली के त्योहार पर जनता से अपील करते हुए कहा है कि लोग इस त्योहार पर पानी की बहुत बर्बादी करते, इसलिए पानी भी बचाएं और गुलाल से होली खेलें। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मगर होली के त्योहार पर कुछ एहतियात, कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उसी को लेकर, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रोहतक के उपायुक्त महोदय डॉक्टर यशपाल जी हैं। उन्हीं से बात करते हैं आखिर होली के त्योहार पर क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले होली की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हैं। देखिए सर, होली को लेकर के बहुत सारी सावधानियां भी बरती जाती हैं। जो रोहतक की जनता है उसको क्या संदेश और सुरक्षा के लिहाज से क्या निर्देश आप देना चाहिए? पहली चीज़ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि बचपन में जब हम ज़्यादा छोटे थे तो उस वक्त ये देखते थे कि इसको ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ में मनाते थे। और रोहतक की मैं याद करता हूँ 2003-04 के अंदर मैं महम में एज SDM काम कर रहा था, तो रोहतक की कोड़ों के साथ में खेली हुई होली और लठमार होली बड़ी फेमस रही है। आज के दिन उसमें परंपरा में बदलाव आया है और लोग दूसरी तरफ बढ़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको मनाएंगे। भाईचारे का त्यौहार है और खुशी का माहौल है, तो उसको, इस बात का हम जरूर ख्याल रखें कि किसी तरह के जो कुरीतियाँ इसमें समय के साथ में आ गई हैं वो ना आए, और गुलाल के साथ में, फूलों के साथ में, बाकी चीज़ों के साथ में उसको अच्छे से हम मनाएं। हमने सभी क्षेत्रों के अंदर काफ़ी सारे मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए हैं और पुलिस की तरफ से भी ऑफिसर्स को लगाया गया है। तो प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर जिला प्रशासन का, पुलिस का, सभी लोगों की नज़रें रहेंगी, और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता हुआ पाया गया जो कि कानून सम्मत नहीं है, तो उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जी बिल्कुल सर, आपको फिर दोबारा होली की शुभकामनाएं और इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को भी बहुत बधाई और थैंक यू। चलिए, ये थे हमारे साथ रोहतक के DC डॉक्टर यशपाल जी। साफ तौर से कहना है कि एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर पूरे इंतजामात होली पर किए गए हैं, और जो सुरक्षा पानी को लेकर, रंगों को लेकर है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज़, रोहतक। तो आज के लिए हरियाणा विशेष में इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।